नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप सभी का अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान डीएसएसबी और सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हम 40% डिस्कस करेंगे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जेंडर समाजीकरण में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है सेकंड, परिवार। प्रश्न नंबर 2 है, अधिगम उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो जो अधिगम उद्देश्य होता है वो किसका वर्णन करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, विद्यार्थी क्या सीखेंगे। तो अधिगम का उद्देश्य यही होता है। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा में चर्चा के दौरान कौन से दो कौशल मुख्य रूप से शामिल होते हैं? जब भी हम कक्षा में चर्चा करते हैं तो कौन से दो कौशल मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, सुनना और बोलना। प्रश्न नंबर 4 है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह कौन परिभाषित करता है? यानी कि जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है निम्न में से उसको कौन परिभाषित करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 4, चिंतन के माध्यम से सीखना। ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का एक प्रमुख परिभाषा है। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ योजना के हर्बिटियन मॉडल में पहला औपचारिक चरण कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, तैयारी। हर्बिटियन जो मॉडल है उसका पहला चरण तैयारी से प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा कथन विषय और अनुशासन के बीच अंतर को अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसमें विषय और जो अनुशासन है उसके बीच अंतर सबसे अच्छी प्रकार से किसमें दर्शाया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, अनुशासन ज्ञान का सर्जन करते हैं, विषय उसे लागू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस श्रेणी के बच्चों को संवेदी क्षीण माना जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट है, क्रोनिक अस्थमा जो होता है उससे पीड़ित बच्चे संवेदी क्षीण माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कक्षा में लोकतांत्रिक सहभागिता को सक्षम बनाने का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, कमजोर और हाशिए पर पड़े विद्यार्थियों को सशक्त बनाना। यह कक्षा में लोकतांत्रिक सहभागिता को सक्षम बनाता है। प्रश्न नंबर 9 है, विविध कक्षा के लिए अधिगम संसाधनों का चयन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सांस्कृतिक प्रासंगिकता और समावेशिता। यानी कि कक्षा में अगर विविधता है तो उसमें सांस्कृतिक प्रासंगिकता और समावेशिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस विद्या शाखा विषय में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 है, समाज शास्त्र जो विषय है उसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, गहन अधिगम उपागम अपनाने वाले विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण नहीं होता? तो जो नहीं होता वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, यह कार्य के विभिन्न पहलुओं या भागों को अतः कार्यों से असंबंधित मानता है। यानी कि कार्य के विभिन्न पहलू और जो भाग होते हैं वो अंतर्गत संबंधित नहीं होते। प्रश्न नंबर 12 है, पाठ योजना में विषय सामग्री विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? तो पाठ योजना में यानी कि लेसन प्लान में जो विषय सामग्री का विश्लेषण है वो क्यों जरूरी है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट है, जो सिखाया जाता है उसके साथ उद्देश्यों को संरेखित करने के लिए ये जरूरी है। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम में किसी संस्कृति या समाज में लोगों द्वारा उपयोग में लाई गई इन 6 वस्तुओं जैसे उपकरण, बर्तन, कला, वस्त्र इत्यादि दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा, ये रियलिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 है, किसी बच्चे के विकास के दौरान संश्लेषण एक संचयी प्रक्रिया है जिसमें 4 मूल तत्व कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, इसमें अनुभव, परिपक्वता, साम्यकरण और सामाजिक प्रेषण 4 मूल तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षा में भूमिका निर्वहन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है
वो 4 है, सक्रिय सहभागिता और संवेदना को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16 है, एनईपी 2020 के अनुसार विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पद जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीआईएफ का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो 4 है, ये जेंडर इंक्लूजन फंड जीआईएफ कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा विषय मानव व्यवहार और मन के अध्ययन से संबंधित है, तो इसमें हमें वो बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड है, साइकोलॉजी जो है वो मानव व्यवहार और मन के अध्ययन से संबंधित विषय है। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षण के समृद्धि स्तर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि समृद्धि स्तर जो होता है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा, यह आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण पर जोर देता है, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 19 है, संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, शैक्षिक अधिगम और चिंतन का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी एक क्विक एंड इजी आकलन तकनीक है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जोड़ियों में काम करते हैं, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, इसको थिंक पेयर शेयर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 21 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से निम्न में से क्या विकसित होगा, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है सेकंड है, राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 22 है, दोस्तों आप इस चैनल पर नेशनल जीके, हरियाणा जीके और टीचिंग साइकोलॉजी से संबंधित काफी शानदार प्रश्न देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में किस सरकारी पहल ने पहली बार शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सी सेवाएं संचालित की हैं, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है, निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा योजना आईईडीसी। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा परीक्षण विद्यार्थियों की मिथ्या धारणाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है और शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के गुण निर्माण में करने में सक्षम बनाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, निदानार्थ परीक्षण जो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट वो इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम विकासात्मक उपागम विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, अभिरुचियों और पूर्व अनुभवों पर केंद्रित करके उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देता है, तो वो हमें बताना है इनमें से कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा, शिक्षार्थी केंद्रित जो उपागम है ये उसी की विशेषता बताई गई है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण युक्ति का उदाहरण है, तो इसमें शिक्षण युक्ति का उदाहरण कौन सा है, इसमें हमारा राइट आंसर फर्स्ट है, परियोजना आधारित शिक्षण युक्ति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 है, पाठ्यचर्या में भाषा मुख्यतः किसको बढ़ावा देती है, यानी कि करिकुलम में जो भाषा होती है वो किसको ज्यादा बढ़ावा देती है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट है, सभी विषयों में भाषा कौशल का विकास करने को भाषा बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किसे समाजीकरण का एक केंद्रित रूप माना जा सकता है जिसके माध्यम से विभिन्न लिंगों के बच्चों को उनकी जेंडर भूमिकाओं में समाजीकृत किया जाता है और शिक्षित किया जाता है कि पुरुष या महिला होने का क्या अर्थ है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, इसको जेंडर समाजीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, अधिगम में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन अधिगम में क्यों जरूरी है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, शिक्षण और अधिगम में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 29 है, बुद्धि और विकास का सिद्धांत निम्न में से क्या है, वो हमें बताना है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, ये कर्मिकता का सिद्धांत भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल विकास में वृद्धि को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी कि बाल विकास में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा परिभाषित की जा सकती है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड है, ऊंचाई और वजन में वृद्धि जो है वो वृद्धि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन को एकीकृत करने के लिए किसी शिक्षक को निम्न में से किसे कार्यान्वित करना चाहिए, तो वो हमें बताना है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, यानी कि शिक्षण के दौरान निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना जो प्रकृति में रचनात्मक हो।
प्रश्न नंबर 32 है, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरणीय मुद्दा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भूमिका निर्वहन निम्न में से किस कला रूप के अंतर्गत आता है? यानी कि भूमिका जो निर्वहन है उसमें रोल प्लेइंग वो किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, ये नाटक के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 33 है, विद्यार्थी जो सुनता है उसे समझने की अक्षमता किस विषय का उद्देश्य है? यानी कि विद्यार्थी जो सुनता है उसे समझने की उसकी जो एबिलिटी है वो किस विषय का उद्देश्य है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा, ये भाषा का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा उपागम यह मानता है कि पाठ्यचर्या विकास में बच्चा मुख्य विचारण होता है? यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, तो कौन सा ये उपागम मानता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, मानवतावादी उपागम। प्रश्न नंबर 35 है, प्रभावी कक्षा आकलन डिजाइन करते समय इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, स्पष्ट अधिगम उद्देश्य होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 36 है, स्कूल पाठ्य पुस्तकों में लिंग आधारित पूर्वाग्रह को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति निम्न में से कौन सी है? यानी कि जो लिंग आधारित पूर्वाग्रह है उसको कम करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं को समान रूप से दर्शाएं। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान प्राप्ति के संबंध में रचनावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 4 है, अधिगम करता आएगा। यहाँ अधिगम कर्ता अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से चिंतन का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किसे पाठ्यचर्या में भाषा का लक्ष्य माना जा सकता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, प्रत्येक बच्चे में भाषा का विकास का समर्थन करना। यानी कि यहाँ पर बच्चे आएगा, प्रत्येक बच्चे में भाषा विकास का समर्थन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किस क्षेत्र का अभिलक्षण अनुक्रिया श्रृंखला और संचलन समन्वय है वो हमें बताना है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, ये मनोचालक कहलाता है। प्रश्न नंबर 40 है, दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। आपको अगर वीडियो और प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आने वाले समय में आपको और भी शानदार क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण है? तो इनमें से समावेशी कक्षा का उदाहरण कौन सा वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा, भूगोल के शिक्षण और अधिगम में 3D मानचित्रों का उपयोग करना समावेशी कक्षा का उदाहरण है।